Hello students, welcome you all in Dolphin School of Excellence. This is your SST class and this is for class 4th. Today we will start your lesson number 3. Earlier we have completed your lesson number 1 and 2. Now today we are going with lesson number 3 and the name of the lesson is the Northern Plain. Okay, the name of the chapter is the Northern प्लेन्स. आज हम नदर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में. ओके, अब यहाँ पे आपको फर्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको हम रीड कर लेते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द स्टेट्स वेयर दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड. यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स दे रखी हैं और ऊपर नेम भी दे रखा है दुर्गा पूजा. तो आपको ये जो फेस्टिवल्स पिक्चर दिख रही है और यहाँ ऊपर ऑलरेडी नेम दे रखा है, तो आपको ये बताने हैं कि ये कौन से स्टेट्स के डांस फॉर्म है या यहाँ कहाँ के फेस्टिवल्स हैं, कहाँ पर ये फेस्टिवल्स जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो अगर हम बात करते हैं दुर्गा पूजा की, तो दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल. तो आपको यहाँ पे फिल करना है इसको वेस्ट बंगाल के नाम से. ओके, नेक्स्ट वन इज छठ पूजा. छठ पूजा कहाँ पर है? छठ पूजा का फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बिहार में. ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है आपका? बिहार. बिहू. बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? ये डांस फॉर्म है असम का, है ना. तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? असम में. ओके, ये आप लोगों की एक्टिविटी थी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है. नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आप सेल्फ करेंगे. So let's start our chapter. A plain is a large flat area of fertile land. ओके, तो यहाँ आपके चैप्टर का जैसा नेम है द नदर्न प्लेन्स, तो हम प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर प्लेन क्या है? प्लेन का मतलब होता है अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड. फर्टाइल मतलब उपजाऊ जगह का एक फ्लैट बड़ा सारा एरिया जो होता है वो कहलाता है प्लेन. अ लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल. नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कैसा है? फ्लैट है और फर्टाइल है. दिस एरिया इज़ नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन. और ये एरिया किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन एंड रन फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको बताया गया है कि ये किस तरफ है. ये कहाँ लाई करता है? साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन. ठीक है, हिमालय माउंटेन के साउथ में. एंड रन फ्रॉम पंजाब, और पंजाब से होता हुआ इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. पंजाब में वेस्ट से और असम से होता हुआ ये ईस्ट. दिस एरिया इज नॉट ऑफ द सेम विड्थ थ्रू आउट. इस एरिया की अगर विड्थ देखें तो सब तरफ सेम नहीं है. मतलब यहाँ आपको देखो ऊपर से दे रखा है ये एरिया, तो ये जो एरिया है ये सब तरफ आपको कैसा मिलेगा? एक जैसा नहीं मिलेगा. ये जो है इट इज़ ब्रॉड इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट. वेस्ट में तो ये ब्रॉड है, चौड़ा सा है, और ईस्ट में जाते जाते ये कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है. ठीक है, सकड़ा है. रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्नो क्लेड हिमालयाज फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, जो कि हिमालय से, जो बर्फीली ऊंचाई से जो बहती हुई प्लेन्स की तरफ आ रही हैं. द रिवर कैरी वाटर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फाइन सिल्ट. तो ये जो रिवर है ये अपने साथ बहते हुए क्या लेकर के आती हैं? बहुत सारा पानी. ऑब्वियसली बात है, नदियाँ हैं तो पानी तो लेकर के ही आती हैं, लेकिन साथ में फाइन सिल्ट भी लेकर के आती है. सिल्ट का मतलब होता है गीली मिट्टी जो होती है, जो कीचड़ होता है जिसको हम बोलते हैं, है ना. तो फाइन सिल्ट, अच्छा जो सिल्ट होता है, अच्छा जो कीचड़ होता है, जो गीली मिट्टी होती है, जो नदियों के साथ बहाव के साथ बह करके आती है. In the plains, the river flows slowly as it carries a lot of debris. Debris का मतलब होता है बेटा मलबा, रॉक्स, चट्टाने, एंड सिल्ट. सिल्ट मैंने भी आपको बताया गीली मिट्टी जो होती है जिसको हम कादा बोलते हैं, वो. ठीक है. It sheds these wet along the river banks. This deposit of fine clay, silt and gravel is called alluvium. तो ये जो नदियाँ जो हैं, जो ऊपर से स्नो क्लेड हिमालय से बह करके जो नदियाँ आ रही हैं, ये अपने साथ ऑब्वियसली बात है पानी तो लेकर के ही आ रही है, साथ में एक अच्छा सिल्ट भी लेकर के आ रही हैं. और ये जो है ये अपने साथ क्या कैरीज करती हैं? मलबा लेकर के आती हैं,
चट्टानें लेकर के आती हैं और सिल्ट लेकर के आती हैं। और ये जो फाइन डिपॉजिट है, जो अच्छी चीज़ें इसमें आती हैं, अच्छी तरीके का क्ले है, कादा है, ग्रेवल मतलब होता है कंकड़, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? एल्यूवियल कहलाते हैं। एल्यूवियल मतलब बाढ़ की मिट्टी, मतलब पानी के साथ बह करके आने वाली मिट्टी अपने साथ गीली मिट्टी, कादा लेकर के आती है, कंकड़ लेकर के आती है, क्ले लेकर के आती है, जो कि क्या होती है? बहुत ही उपयोगी होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये जो है ये बहुत अच्छी होती है। और किसके लिए ये अच्छी होती है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी किसके लिए होती है? ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, है ना। आप देखोगे हर कहीं हम फसल नहीं उगा सकते। जहाँ मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, वो क्या होती है? वो फसलों के लिए अच्छी होती है। तो ये जो रिवर है, ये अपने साथ जो पानी बहा करके लेकर के आ रही है, उस पानी के साथ साथ ये क्या लेकर के आती है? कुछ मलबा लेकर के आ जाती हैं, कंकड़ होते हैं इनके साथ, या फिर गीली जो मिट्टी होती है। तो ये जो मिट्टी होती है क्या होती है? एल्यूवियल होती है, मतलब बाढ़ की मिट्टी जो होती है वो क्रॉप्स के लिए क्या होती है? बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। The area that gets watered by a river and its tributaries is called its basin. अब वो एरिया जिसको पानी मिलता है किससे? रिवर से या उसकी ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके साथ और भी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनसे, उसको बोला जाता है बेसिन, ठीक है। बेसिन का मतलब होता है घाटी, उसको बेसिन बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वो एरिया जो जिसको पानी मिलता है किससे? रिवर से या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज से, उसकी सहायक नदियों से, उसको बेसिन बोला जाता है। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर दैट जॉइंस अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या है? स्मॉल रिवर है, छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं, है ना, उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। मतलब सहायक नदियाँ, जो एक बड़ी नदी है उसमें छोटी छोटी नदियाँ जो आकर के मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र are the important rivers that drain the northern plain and make the area fertile। तो यहाँ पे कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं जो कि क्या करती हैं? नदर्न प्लेन्स में मिलती हैं और उस एरिया को क्या बनाती हैं? फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। तो वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा द सतलुज रिवर। अब हम कौन सी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं? सतलुज रिवर के बारे में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स अराउंड द रिवर सतलुज इज कॉल्ड द सतलुज बेसिन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो कि किस तरफ है? रिवर सतलुज की ओर है, वो क्या कहलाता है? सतलुज बेसिन कहलाता है। जो प्लेन एरिया सतलुज रिवर पर है वो सतलुज बेसिन कहलाता है। दिस बेसिन गेट्स वाटर फ्रॉम सतलुज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज इज बीस। यहाँ जो है सतलुज रिवर है, अगर जो भी किनारा है, जो भी नदी का किनारा है, उस पर प्लेन एरिया की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर, जैसे यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट की बात की जा रही, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है? सतलुज रिवर से। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सतलुज बेसिन बोला जाता है, उसको सतलुज घाटी बोला जाता है। तो इसको पानी कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली बात है सतलुज रिवर से, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही है। अभी हमने देखा था ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आकर के मिलती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर्ड बाय द सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो स्टेट पंजाब और हरियाणा को पानी कहाँ से मिल रहा है? कौन सी रिवर से मिल रहा है? सतलुज रिवर से मिल रहा है। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन आर, और इस क्षेत्र के कुछ मुख्य शहर कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला एंड अम्बाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस रीजन की, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट की, जहाँ पर सतलुज रिवर है। और हरियाणा और पंजाब को क्या कहाँ से मिल रहा है पानी? सतलुज रिवर से मिल रहा है। तो इस स्टेट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के नेम यहाँ पे आपको दे रखे हैं, और आई होप आपने शायद सारे नाम सुन रखे होंगे। द फार्मर डिपेंड ऑन वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स। अब फार्मर जो होते हैं, आप लोग देखेंगे किसान जो होते हैं उनको खेती बाड़ी करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। तो वो जो पानी फील्ड्स में जो पानी उनको सप्लाई करने के लिए चाहिए होता है, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं? रिवर्स पे। वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। और इस क्षेत्र की मेन फसल कौन सी होती है बेटा? गेहूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस राइस, कॉटन एंड शुगर कैन आर ऑल्सो ग्रोन। सो गेहूं के अलावा और भी फसलें होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे राइस होता है, कॉटन होती है, शुगर कैन होता है, तो ये फसलें और भी होती हैं। द भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? सतलुज रिवर पे।
इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करता है, ये पानी जो है, इसका पानी इरिगेशन मतलब फील्ड वगैरह में, खेतों में देने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है उसमें भी काम में आता है, और क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। द सतलुज एंड बीज रिवर्स ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। जो सतलुज रिवर और बीज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ये ज्वाइन करती हैं इंडस रिवर को, कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है, सतलुज और बीज रिवर जो हैं ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल डैम के बारे में हमने अभी पढ़ ही लिया, कहाँ पर है वो, क्रॉस द रिवर सतलुज। अब फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है। अ डैश इज अ स्मॉल रिवर दैट ज्वाइंस अ लार्ज रिवर। ये आप लोगों को खुद को करना है, हमने अभी पढ़ा था स्मॉल रिवर्स जो होती हैं, जो बड़ी रिवर को ज्वाइन करती है, उनको क्या बोलते हैं, वो आपको यहाँ फिल करना है। हमने डिस्कस किया था, जो छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती हैं बड़ी रिवर में, उनको क्या बोला जाता है। द डैश डैम इज बिल्ट ऑन रिवर सतलुज। कौन सा डैम रिवर सतलुज पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर बना हुआ है, कौन सा डैम है, ये भी अभी रीड किया है। तो ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम रीड करते हैं तो बेटा है द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर घाटी, गंगा नदी की घाटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। अब गंगा बेसिन जो है वो किस तरफ आता है, सतलुज बेसिन के ईस्ट में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाइज इन दिस बेसिन। अब इस घाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। द गंगा रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम इन इंडिया। गंगा का नाम आप लोग सब जानते हैं, और ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है हमारे भारत में, और इसको होली रिवर भी माना जाता है। हिंदू जो है इसको पवित्र नदी भी मानते हैं। यात्रा पे जाते हैं लोग, गंगा नदी का पानी लेकर के आते हैं। घर में कभी भी पूजा वगैरह होती है तो गंगा जल उपयोग में लिया जाता है। सुन रखा होगा आप लोगों ने, है ना। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और ये इसका ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, गंगा रिवर जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर से। द यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी, मेन सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। इट इज बॉर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से जन्म हुआ है। इट जॉइंस द गंगा एट प्रयागराज। ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है बेटा, प्रयागराज पे। यमुना जो है क्या है, मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। मेन सहायक नदी गंगा की अगर देखें तो कौन सी है, यमुना, जो इसको कहाँ पर ज्वाइन करती है, प्रयागराज में। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम। ठीक है, ये दोनों गंगा और यमुना जिस जगह मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, संगम बोला जाता है। अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी ऑल्सो ऑरिजिनेट्स इन द हिमालयाज एंड ज्वाइन द गंगा बेसिन। और भी कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम जो है गंगा बेसिन से, हिमालय से है, और जो गंगा बेसिन को ज्वाइन करती है। रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा एंड सन ऑल्सो ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द सदर्न साइड। अब गंगा को बहुत सारी नदियाँ ज्वाइन करती हैं, लेकिन मेन जो है, मेन ट्रिब्यूटरी रिवर जो है गंगा की, वो यमुना है। वो उसको प्रयागराज में ज्वाइन करती है, प्रयागराज में ये मिलते हैं, और जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उसको संगम बोला जाता है। और जो दूसरी सहायक नदियाँ हैं उनके नाम भी यहाँ दे रखे हैं। और गंगा जो दूसरी रिवर्स और हैं कुछ जो गंगा को साउथ साइड से ज्वाइन करती हैं, तो उनके भी नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो गंगा में जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं। द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार इन उत्तराखंड एंड फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा जो है कौन से प्लेन से एंट्री करती है, हरिद्वार के, और वहाँ से ये उत्तराखंड में, और वहाँ से फ्लो करते करते कहाँ कहाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ बहती है। इन वेस्ट बंगाल द रिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, ये यहाँ से गंगा एंटर करती है प्लेन से एट हरिद्वार इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में हरिद्वार में एंटर करती है प्लेन से। उसके बाद ये बहती कहाँ कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। उसके बाद वेस्ट बंगाल से ये जो रिवर है ये कितनी 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है।
वन ऑफ इट्स ब्रांच द हुगली रिवर, एक इसकी ब्रांच जो है वो है हुगली रिवर, जो कि फ्लो करती है सिटी ऑफ कोलकाता में। और अदर ब्रांच जो है कॉल्ड पद्मा, एक जो है इसके जो दो ब्रांच जो डिवाइड हो रही है, एक का तो नाम है हुगली जो कि कोलकाता में फ्लो करती है, दूसरी का नाम है पद्मा जो कि बांग्लादेश एंड देन एंटर्स द सी, बांग्लादेश में फ्लो करती है और उसके बाद समुद्र में प्रवेश करती है। ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल द रिवर स्लोज डाउन एज इट इज़ फुल ऑफ सेडिमेंट्स एंड सिल्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जब ये वेस्ट बंगाल में पहुँचती है तो रिवर जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से किससे भर जाती है, सेडिमेंट्स और सिल्ट। सेडिमेंट्स और सिल्ट का मतलब यही होता है बेटा, कादा और कीचड़ जो होता है ना उसी को बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है आप देखेंगे, मिट्टी का जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और उसके साथ जब मिट्टी बह के आती है, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ मिट्टी का बहाव ज़्यादा होता जाता है, मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है, तो पानी का बहाव धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, इट इज़ सो हैवी दैट इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। These deposits from triangular island of silt at the mouth of the river। अब ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो जाते हैं, तो सेडिमेंट्स मतलब कंकड़ या जो सिल्ट या कादा वगैरह जो होता है ये बहुत भारी मात्रा में इकट्ठा होने लग जाता है। और ये जो डिपॉजिट है ये क्या करता है, ट्राइंगुलर आइसलैंड, ट्राइंगुलर ट्राइंगल आप लोग समझते हैं, उस तरीके से रिवर के मुँह पे इकट्ठा हो जाता है। तीन ट्राइंगुलर आइसलैंड की तरीके से ये जो सिल्ट है रिवर के किनारे पर जमा हो जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेल्टा। तो डेल्टा किसको बोला जाता है, डिपॉजिट फॉर्म ट्राइंगुलर आइसलैंड ऑफ सिल्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, रिवर के मुंह पर जो डिपोजिशन होता है किसका, सेडिमेंट्स का, वो ट्राइंगुलर आइलैंड में हो जाता है, आइलैंड की तरह हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डेल्टा। इवेंचुअली मैनी न्यू स्ट्रीम्स आर फाउंड। स्ट्रीम्स का मतलब भी नदियाँ ही होता है, छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको बोला जाता है, बहता हुआ पानी, जहाँ से पानी बहता है। दीज स्ट्रीम्स आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो स्ट्रीम्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मिल करके आपस में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि कौन सा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा। द गंगा बेसिन गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। गंगा की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हाई रेनफॉल एंड फाइन सिल्ट डिपॉजिट मेक दिस एरिया रिच एंड वेरी फर्टाइल। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से और फाइन सिल्ट मतलब अच्छा जो मिट्टी जो कादा है वो होने की वजह से ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा रिच होता है। रिच मतलब बहुत अच्छा होता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पर बहुत तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन। दिस बेसिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। और इस बेसिन को फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से बेसिन की बात हो रही है यहाँ पे, विच बेसिन इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, द गंगा रिवर बेसिन। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है विच बेसिन इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो आपको क्या लिखना है, द गंगा रिवर बेसिन इज नोन एज इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज इन दिस रीजन आर। इस क्षेत्र की, गंगा रिवर बेसिन के क्षेत्र की कुछ मुख्य शहर जो हैं वो हैं हरिद्वार, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, वाराणसी एंड कानपुर। ठीक है, ये कुछ फेमस सिटीज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट शहर हैं गंगा रिवर बेसिन के क्षेत्र के। तो यहाँ गंगा रिवर बेसिन हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन पढ़ लिया अभी हमने, इससे पहले हमने सतलुज रिवर बेसिन पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो ये किस तरफ है, ये है असम में। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तिब्बत में, जहाँ पर ये जाना जाता है संगपो के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, संगपो के। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो किस तरफ है, आसाम में,
ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में, और जहाँ इसको नाम से जाना जाता है संगपोके। ये एंटर करता है इंडिया में ईस्ट साइड से। इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम एंड एंटर बांग्लादेश। ये फ्लो करता है अरुणाचल प्रदेश, असम, और वहाँ से ये एंटर करता है बांग्लादेश में। एज मैंशन अर्लियर, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा टुगेदर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। हमने अभी ऊपर पढ़ा था गंगा बेसिन में कि जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, वो किन से मिलकर के बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से मिलकर के बनता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र का नाम भी था और इसके साथ कौन सी है? गंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने अर्लियर पहले ही मेंशन किया हुआ था कि ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के फॉर्म करते हैं सुंदरबन डेल्टा की, बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये क्या फॉर्म करते हैं? सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हैं। कौन कौन मिलकर के? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलकर के। दिस बेसिन ऑल्सो रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल विच कॉजेज फ्लड्स। अब ये जो बेसिन है, ये जो घाटियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इस कारण से क्या हो जाता है यहाँ पर? फ्लड्स मतलब बाढ़, बाढ़ के हालात हो जाते हैं। एट द सेम टाइम overflowing rivers deposit alluvial which makes the region extremely fertile। और उसी समय पर क्या होता है कि पानी जो है, नदियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होती है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आता है। बाढ़ की कंडीशन का मतलब, बाढ़ होना मतलब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तभी बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो पानी जो है बहुत ज़्यादा, रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो होती हैं, और उस टाइम पर वो क्या करती हैं? एल्यूवियम, जिसको हमने पढ़ा था बाढ़ की मिट्टी, है ना। तो बाढ़ की मिट्टी मतलब बाढ़ में जो पानी बहता है उस मिट्टी के साथ, उसके साथ बह करके जो मिट्टी आती है वो उस रीजन को, उस क्षेत्र को और भी क्या कर देती है? उपजाऊ बना देती है। द क्रॉप्स द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन आर राइस एंड जूट। और इस क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? राइस एंड जूट। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। टी जो है, चाय है ना, जो सुबह सुबह आप लोग अपने घर में सब पीते हैं, और नहीं पीते हैं तो मम्मी पापा वगैरह पीते होंगे। तो जो चाय है, जो चाय पत्ती होती है ना, टी लीव्स होती हैं, टी जो है वो कहाँ ग्रोन होती हैं? हिल्स के स्लॉप्स में उगाई जाती हैं। द टी ऑफ दिस रीजन इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। और इस क्षेत्र की जो चाय होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका बाहर दूसरे देशों में भी उनको भेजा जाता है ना। तो यहाँ की जो चाय है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है? विदेशों में, मतलब अपने देश से बाहर भी उनको भेजा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, ये मैं रीड कर लेती हूँ, कंप्लीट आपको ही करनी है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा इज। गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है? स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था गंगा के बारे में, तो वहाँ दे रखा था यमुना, गंडक, सन और घाघरा। कौन सी है? इन चारों में से मेन ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की कौन सी है? बहुत सिंपल, अभी पढ़ा है हमने। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज। जहाँ तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है उसको क्या बोला जाता है? पद्मा, मेघना, हुगली या संगपो? किस नाम से उसको जाना जाता है? ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो रिमेनिंग हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आज की जो क्लास है आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपके कुछ 1-2 टॉपिक रिमेनिंग हैं, सो हम आपकी वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज हमने रिवर बेसिन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइफ इन द सतलुज बेसिन, लाइफ इन द गंगा बेसिन, लाइफ इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये आपके रिमेनिंग है, ये टॉपिक हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये जो चैप्टर है आपको रीड करना है, इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं आपको वो कंप्लीट करनी है, और जिन बच्चों के पास बुक्स है तो बुक्स से वो अपनी आगे की एक्टिविटीज़ जो भी दे रखी है, यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली इसको कंप्लीट कीजिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क पॉजिटिवली। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।